हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, वेरियस कल्चर मीडिया के बारे में और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। ओके, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, स्टेनिंग टेक्निक। ओके, सो स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग क्या है? ओके, स्टेन ब्लड स्टेन्ड है। ओके, ब्लड स्टेन्ड है तो कैसे, इसका मतलब क्या कि दाग लग गए हैं। ओके, दाग लगाना। ओके, सो स्टेनिंग it's a technique when there is a bacteria cannot be seen by naked eyes. Okay, so it is contrasted. Okay, इसको हम दाग लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, उसमें कलर भरते हैं। ओके, सो दैट कॉन्ट्रास्ट क्रिएशन, ओके, सो दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएशन इज नोन एज स्टेनिंग। ओके, अगर एक बैक्टीरिया को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है तो उस बैक्टीरिया को हमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होता है। उस बैक्टीरिया को एक कलरफुल बनाना पड़ता है ताकि हम उसके जो डिफरेंशिएशन है वो कर पाए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेनिंग टेक्निक। सो स्टेनिंग अलग अलग प्रकार की है, जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है। सो पहले देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। So acid fast staining, this method is also known as Nelson staining. Okay, Nelson, Gill and Nelson staining. Okay, not only Nelson, Gill and Nelson staining. Okay, so इसको Gill and Nelson staining कहते हैं। Okay, so in the case of acid fast staining, after this staining, bacteria can be seen in the red color. Okay, तो red color वाले जो बैक्टीरिया है that is called as a Mycobacterium tuberculi और Mycobacterium लेप्री। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किससे किया जाता है? तो ZN स्टेनिंग। ओके, ZN स्टेनिंग के द्वारा हमारा ट्यूबरकुलाई का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, और उसके लिए जो टेस्ट है वो आपका स्पूटम कल्चर है। 2 कॉन्सिक्यूटिव स्पूटम कल्चर हम टेस्ट करते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम क्या करते हैं सर? जो हम स्किन टेस्ट करते हैं। ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करते हैं। ओके, जिसमें हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स देते हैं। बट अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस पूछा जाए तो स्पूटम कल्चर करते हैं, जिसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ZN स्टेनिंग, दैट इज Gill एंड Nelson स्टेनिंग। ओके, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अल्बर्ट स्टेनिंग। ओके, सो अल्बर्ट स्टेनिंग इज डन फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल। ओके, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स को विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, जिसमें कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए। ओके, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग यूज करेंगे, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर Gill एंड Nelson स्टेनिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रिग्नेशन मेथड फॉर द स्टेनिंग। ओके, सो हम कैसे इस इम्प्रिग्नेशन मेथड करते हैं? तो देखिए, ट्रेपोनेमा जो है, पैलिडियम जो है वो बहुत थिन है, तो इसको थिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, ताकि हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा उसको बहुत अच्छे से समझ सके। तो उसको ओबेस बना देते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडियम को, दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्रिग्नेशन मेथड। नेक्स्ट, द मोटाइल बैक्टीरिया और द फ्लैजेला आर सीन बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ओके, और हैंगिंग ड्रॉप मेथड यह जो है, यह आपका बेसिकली स्टूल सैंपल के लिए यूज किया जाता है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेनिंग ऑफ कैप्सूल। ओके, मैंने कैप्सूल बताया था कल की क्लास में। कैप्सूल क्या होता है? व्हाट इज कैप्सूल? इट्स आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया, वो जो कि एंटीफेगोसाइटोटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, बैक्टीरिया को एंगल्फ होने से बचाता है। तो उस कैप्सूल की स्टेनिंग करते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड, इन दैट कैप्सूल स्टेनिंग वी यूज द इंडियन इंक। ओके, इंडियन इंक यूज करते हैं। By this method, the capsule of the bacteria are visualized. Okay, तो बैक्टीरिया की कैप्सूल विजुअलाइज की जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्टेनिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या है? बिकॉज इसके अंदर बैकग्राउंड इज स्टेन। ओके, एक्चुअल कैप्सूल इज स्टेन नहीं की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेट्री डिश है,
और इसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। इस पेट्री डिश में ऐसे बैक्टीरिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस यहां पे एक येलो कलर का स्टेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ओके, येलो कलर का स्टेन कर देंगे ताकि जो हमारे बैक्टीरिया का कैप्सूल है वो और अच्छी तरह से हमें दिखे, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख जाए। ओके, तो इस दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्टेनिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था आपको एक बार। ओके, नेगेटिव स्टेनिंग इज डन फॉर व्हाट, किस लिए की जाती है नेगेटिव स्टेनिंग? तो बैक्टीरियल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम क्या करते हैं सर, नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया नोट कर लीजिए। ओके, तो हम अब देखेंगे कि ग्राम से एसिड फास्ट स्टेनिंग कैसे की जाती है। ओके, एसिड फास्ट स्टेनिंग की टेक्निक क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन कई 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको अब बताऊंगा। ओके, सो इसकी स्टेप के बारे में और कौन सा रीएजेंट हम यूज करते हैं, इसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, तो पहला क्वेश्चन बनता है आपको कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन कौन सा यूज किया जाता है। ओके, तो प्राइमरी स्टेन आपका यूज किया जाता है, जस्ट अ सेकंड, प्राइमरी स्टेन यूज किया जाता है क्रिस्टल वायलेट। ओके, क्रिस्टल वायलेट हम क्या करते हैं, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर पहले ये जो पेट्री डिश है, ओके, ये जो पेट्री डिश है जिसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है, ओके, जिसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हमने कल्चरली ग्रो किए थे। ओके, इस पेट्री डिश को वॉश कर लेते हैं। ओके, वॉश कर लेते हैं अंडर रनिंग वाटर 60 सेकंड के लिए। ओके, ये पहली स्टेप। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन कर देते हैं इस स्मेयर को। ओके, तो किससे करते हैं, पहले तो हमारा क्रिस्टल वायलेट से प्राइमरी स्टेन करते हैं। ओके, अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन्ड कर लेगा, दोनों भी प्रकार का बैक्टीरिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसको 60 सेकंड्स के लिए वॉश करना है। ओके, 60 सेकंड्स के लिए फिर से वॉश करना है प्राइमरी स्टेन देने के बाद। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारी आयोडीन। ओके, सो आयोडीन मेक द डाइज लेस सोल्यूबल सो इट एडहेयर्स टू द सेल वॉल्स। ओके, तो ये क्या करेगा, फिर हम क्या करेंगे 60 सेकंड्स के लिए फिर ऐड करेंगे आयोडीन। ओके, फिर आयोडीन ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से वॉश करेंगे। ओके, सो अल्कोहल से इसको वॉश कर देंगे। सो अल्कोहल इट्स अ डीकोलोनाइजर वॉशेस अवे द स्टेन फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव सेल। ओके, अगर ग्राम नेगेटिव सेल है तो वो प्राइमरी स्टेन को छोड़ देगी, जो हमने क्रिस्टल वायलेट यूज किया था। क्या हो रहा है, देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, इसीलिए हम जिल एंड निल्सन स्टेनिंग कर रहे हैं, जिसमें पहले क्या करते हैं, हम क्रिस्टल वायलेट ऐड कर दिया। ओके, एज अ प्राइमरी स्टेन, उसमें ये जो क्रिस्टल वायलेट है सारे बैक्टीरिया के ऊपर फैल गया। ओके, जो कि पर्पल कलर का हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, आयोडीन ऐड कर दिया ताकि ये जो डाई है वो लेस सोल्यूबल हो जाए। ओके, और सेल वॉल को बहुत अच्छे से चिपक जाए। ओके, उसके बाद हमने अल्कोहल ऐड किया 60 सेकंड्स के लिए ताकि जो ग्राम नेगेटिव सेल के ऊपर जो प्राइमरी डाई है वो निकल जाए। ओके, और हमें क्या दिखेंगे, जो ग्राम नेगेटिव सेल्स है वो कलरलेस दिखने लगेगी और ग्राम पॉजिटिव सेल जो है वो पर्पल कलर की दिखेगी, बिकॉज उसने प्राइमरी स्टेन रिटेन्ड किया है। ओके, और फोर्थ स्टेप में हम सैफ्रेनिन, ओके, सैफ्रेनिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, सैफ्रेनिन को यूज करते हैं एज अ काउंटर स्टेन। ओके, एज अ काउंटर स्टेन हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को कलरफुल कर देते हैं। ओके, और a counter stain allow the adherence to the gram negative cell wall। ओके, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ओके, जब हम ये काउंटर स्टेन ऐड करेंगे, क्यों क्या हुआ था, क्योंकि जो पहली थर्ड स्टेप में हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो कलरलेस हो गया था। अब हम जब काउंटर स्टेन ऐड करेंगे तो ये काउंटर स्टेन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट कर लेगा और ये रेड कलर का हो जाएगा। एंड दिस इज बाय दिस मेथड वी कैन आइडेंटिफाई दैट
द बैक्टीरिया कैन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो सकता है। ओके, तो इस मेथड के द्वारा हम इस माइकोबैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गई स्टेप? सबसे पहले क्या करना है, ये जो पेट्री डिश है, ये जो पेट्री डिश हमने बनाया जिसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो की थी कल्चर मीडिया के द्वारा, उसको वॉश करना। वॉश करने के बाद प्राइमरी स्टेन ऐड करना है क्रिस्टल वायलेट। ओके, प्राइमरी स्टेन ऐड करना है क्रिस्टल वायलेट, उसको फिर से एक बार 60 सेकंड के लिए वॉश करेंगे। फिर हम आयोडीन को ऐड करेंगे ताकि ये आयोडीन जो है वो बैक्टीरियल सेल, ये जो क्रिस्टल वायलेट था, ये आयोडीन क्या करेगा, इस क्रिस्टल वायलेट को बैक्टीरियल सेल वॉल से अच्छे से चिपका देगा। ओके, ताकि बैक्टीरियल सेल वॉल हमें बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन करने आ सके। उसके बाद क्या करना, 60 सेकंड फिर से अल्कोहल से वॉश करेंगे। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, नहीं ऐसा नहीं है कि रनिंग वाटर में छोड़ देंगे, सारा बैक्टीरिया उड़ जाएगा मतलब निकल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अल्कोहल इसमें ऐड करेंगे। तो अल्कोहल क्या करेगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ओके, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। ओके, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव सेल वॉल, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, जब ये अल्कोहल जब हम ऐड करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर की जो सेल वॉल थी, जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट था, जिसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट प्रेजेंट था, ओके, प्राइमरी स्टेन प्रेजेंट था, वो कलरलेस हो जाएगा, वो स्टेन निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। अब क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव सेल क्या हो गई, कलरलेस हो गई, ग्राम नेगेटिव सेल कलरलेस हो गई। अब हमें इसको और कलरफुल करना है ताकि हमें पता चले कि दिस इज कंफर्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेन ऐड करते हैं। सेकेंडरी स्टेन जिसको हम सैफ्रानिन कहते हैं, सेकेंडरी स्टेन क्या करता है, काउंटर स्टेन करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ताकि हमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेफ्रानिन क्या करेगा, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि इट इज ए कन्फर्मेटरी ऑफ ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है सभी को? तो दिस इज अ स्टेप ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, ओके, तो देखिए अभी तक हमने देखा कि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी। ओके, बट उसके साथ ही साथ जैसे हमें जीने के लिए खाने की जरूरत है, जीने के लिए खाने की जरूरत है, ऐसे ही बैक्टीरिया को जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ओके सॉरी यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसको भी जीने के लिए खाने की जरूरत है। तो ये खाना जो प्रोवाइड करना, ये जो खाना प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर मीडिया। ओके, जिसमें मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो सके। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, इनकी कॉलोनी बढ़ाने के लिए हम जो है यह एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरह की एक पेट्री डिश होती है, इस तरह की यहाँ पे जो दिखाई है, ये इस तरह की एक पेट्री डिश होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक मीडिया होता है और एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें ये जो इस तरह का व्हाइट बैक्टीरिया आपको दिख रहा है ये ग्रो हो सके। ओके, तो देयर आर वेरियस कल्चर्स मीडिया। ओके, बट यहां से अभी क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, सो कल्चर मीडिया इट्स अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। क्या है कि ये खाना है बैक्टीरिया के लिए। ओके, एंड ऑन ऑप्टिमम एनवायरनमेंट यूज इन द लेबोरेटरी। ओके, ना कि ओनली ऑप्टिमम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ हमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो दोनों भी चीजें एक साथ इक्वल इंपॉर्टेंट है। So this culture media used for the bacterial culture, so to increase the number of bacteria, क्योंकि जो कल्चर हमने लिया था बैक्टीरिया का वो इनफ क्वांटिटी में नहीं था, वो इनफ क्वांटिटी में नहीं था या फिर प्योर फॉर्म में नहीं था। ओके, प्योर कल्चर नहीं था। ओके, तो उसको हमें एक प्योर कॉलोनीज चाहिए बैक्टीरिया की। ओके, प्योर कॉलोनीज चाहिए बैक्टीरिया की, जैसे अभी ग्रोइंग एज में एक हमारी एक जो कॉलोनी बन रही है, ओके, कॉलोनीज जो बन रही है, ऐसे बैक्टीरिया की हमें एक प्योर कॉलोनी चाहिए थी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उस बैक्टीरिया कल्चर को या सैंपल को कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, तो कल्चर मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो नंबर 1 इज ए न्यूट्रिएंट, जैसे हमें खाने के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लिपिड या फिर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जरूरत है, इसी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है।
ओके, जैसे वैसे ही बैक्टीरिया को भी प्रोटीन्स, पेप्टाइड और प्रोटीन, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, ये इनकी जरूरत है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, ऐसा नहीं है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है, बट बेसिक एनर्जी प्रोवाइडिंग फॉर द बैक्टीरिया इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसेंशियल मेटल्स एंड द मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ट्रेस मिनरल जैसे फॉस्फेट और सल्फेट की जरूरत है। बफरिंग एजेंट, ओके, बफरिंग एजेंट चाहिए, जैसे फॉस्फेट और एसीटेट चाहिए बफरिंग एजेंट। इंडिकेटर चाहिए फॉर द पीएच चेंजेस। ओके, तो इंडिकेटर कैन बी अ फिनॉल रेड, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज अ पीएच चेंजर इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर? तो फिनॉल रेड, ओके, फिनॉल रेड और ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। ओके, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल, ये दोनों चीजें हम पीएच इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं। मैंने कल बताया था आपको क्लास के अंदर, बैक्टीरिया यूजुअली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो 7.2 से 7.4 पीएच पे ग्रो होता है, वो एक्सेप्ट ऑफ विब्रियो कोलरी। विब्रियो कोलरी 8.2 से 8.6 पीएच तक भी ग्रो कर सकता है, तो अल्कलाई मीडियम में भी विब्रियो कोलरी जीता है। ओके, नेक्स्ट इज अ सिलेक्टिव एजेंट। ओके, कुछ बैक्टीरिया की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कुछ बैक्टीरिया जो है उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसी बेसिस पर हमें कुछ केमिकल और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को ऐड करना होता है। नेक्स्ट इज अ जेलिंग एजेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम ये सारी चीजें मिक्स कर दे, ओके, ये सारी चीजें मिक्स कर दे कि न्यूट्रिएंट मिक्स कर दिया, एनर्जी मिक्स कर दी, इसेंशियल मेटल और मिनरल मिक्स कर दिए, बफरिंग एजेंट मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने इंडिकेटर फॉर द पीएच मिक्स कर दिया, ओके, और सिलेक्टिव एजेंट यूज कर दिया। इनका क्या है? ये एक लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गया। ओके, अब इस लिक्विड में अगर हम बैक्टीरिया डालेंगे तो क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। ओके, बैक्टीरिया ऊपर ऊपर की तरफ रहेगा, सारे बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? एक जेलिंग एजेंट ऐड करते हैं, जेलिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है एक थोड़ा सा थिक मीडियम बनेगा और ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ सस्पेंड नहीं करेगा। ओके, ये बैक्टीरिया देखिए, ये क्यों थोड़ा सेमी सॉलिड बनता है? बिकॉज ऑफ जेलिंग एजेंट। और जेलिंग एजेंट में बेसिकली हम 2% अगार को यूज करते हैं। ओके, 2% अगार को यूज करते हैं ताकि ये जो मीडियम हमने बनाया है ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाए। क्लियर है सबको? तो 7 रिक्वायरमेंट है कल्चर मीडिया के लिए: न्यूट्रिएंट, एनर्जी, इसेंशियल मेटल्स और मिनरल्स, बफरिंग एजेंट, पीएच इंडिकेटर, सेलेक्टिव एजेंट केमिकल और एंटीमाइक्रोबियल, और जेलिंग एजेंट। ये 7 रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक एनवायरमेंट, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट जूस किसी पर्सन को दे दें, तो अगर फ्रूट जूस एक पर्सन को दिया जाए या कोई भी पर्सन को जो पृथ्वी पर अवेलेबल है, तो उसके द्वारा वो जिंदा रह सकता है फ्रूट जूस के द्वारा। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया की डिमांड अलग है, उनको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, अलग से रिक्वायरमेंट होती है, हम कह सकते हैं, ताकि वो ग्रो कर सके। ओके, दैट इज व्हाई द कल्चर मीडिया इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बैक्टीरिया। ओके, so the culture media is basically classified into 6 types. One is a basal media, okay, basic media कह सकते हैं। Second one is an enrichment media, okay, enrich media जिसमें कुछ specific component ऐड किया जाता है, including basal media. Third is a selective media, एक selective component जैसे कि antimicrobial agent ऐड किया जाएगा। इंडिकेटर मीडिया जिसमें पीएच इंडिकेटर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपने स्टूल का सैंपल ले लिया और स्टूल के सैंपल को भेजने के लिए लेबोरेटरी जो है वो 5 से 6 घंटे का रास्ता है, तो हमें उस बैक्टीरिया को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम में रखना होगा, ताकि ऑप्टिमम एनवायरनमेंट और मीडियम की जरूरत होती है, तो ताकि हम उसको उतनी 5 से 6 घंटे तक सर्वाइव कर पाए। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट स्टोरेज मीडिया। ओके, तो उस बैक्टीरिया को स्टोर करने के लिए, ओके, या फिर ग्रो करने के लिए एक स्टोरेज मीडिया यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है? तो 6 प्रकार के मीडिया हम यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं बेसल मीडिया। ओके, इन दिस देयर इज नॉट नीड ऑफ इनरिचमेंट। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ इनरिचमेंट, इट इज अ बेसिक मीडिया। ओके, बेसिक मीडिया, जिस फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार और एंड पेप्टोन वाटर। ओके, सो ये यही चीज उसमें होती है, बेसिक चीज होती है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा द बेसिक मीडिया और बेसल मीडिया का एग्जाम्पल क्या है? तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार एंड पेप्टोन वाटर इज अ बेसिक मीडिया का एग्जाम्पल। ओके, एंड ये जो है न्यूट्रिएंट ब्रोथ या न्यूट्रिएंट अगार हम कौन सी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई में यूज करने के लिए यूज करते हैं? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंटेरोबैक्टेरियसी आर ग्रोज इन दिस मीडिया। Okay, next is the enriched media. Enriched media, so we add some blood, serum or eggs in a basal media. In a basal media we add something blood, serum or eggs, ताकि ये बैक्टीरिया और ग्रो हो सके। तो इस इनरिचमेंट मीडिया के अंदर हम स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो करते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, दिस इनरिच मीडिया आर ब्लड अगार एंड लेविस्टिन जेनसन्स मीडिया। ओके, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लेविस्टिन जेनसन्स मीडिया इज ए एग्जांपल ऑफ, सो इट इज ए एग्जांपल ऑफ इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया। ओके, सो लेविस्टिन जेनसन्स मीडिया इज ए एग्जांपल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। Next is a selective media. Okay, for a growth of a particular bacterium by inhibiting the undesired bacteria, by inhibiting undesired bacteria. Okay, ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है? एक पर्टिकुलर स्पेसी का ग्रो करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई दोनों एक साथ में मिक्स है, ओके, कंबाइन कल्चर है, ओके, तो हमें क्या करना है? ओनली स्ट्रेप्टोकोकाई चाहिए। तो हमने क्या किया? एक सेलेक्टिव मीडिया ऐड किया, ताकि जो स्टेफाइलोकोकाई है वो डेथ हो जाए, उनकी डेथ हो जाए और स्ट्रेप्टोकोकाई ही ग्रो करे। सो दैट इज अ सेलेक्टिव मीडिया। So for example, Macconkies agar. Okay, Macconkies agar is an example of selective media. Okay, Levistine Johnson media, it is also a selective media because इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो कर रहे हैं। Okay, next is a tellurite media. Okay, tellurite inhibit the growth of most of the throat microorganism except the diphtheria bacilli. Okay, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा डिप्थेरिया बैसिलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है? तो टेलुराइट मीडिया। ओके, टेलुराइट मीडिया हम यूज करते हैं डिप्थेरिया बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ए इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर, ओके, इंडिकेटर जैसे पीएच इंडिकेटर हमने यूज किया था। सो इंडिकेटर मीडिया इंक्लूड्स अ मीडियम ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉजेस अ चेंजेस इन द इंडिकेटर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड, न्यूट्रल रेन और टेलुराइट। ओके, सो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। जैसे हमने एक पेट्री डिश के अंदर थ्रोट स्वैब लिया था, हमने एक पेशेंट का थ्रोट स्वैब ले लिया और इस थ्रोट स्वैब का जो बैक्टीरिया जो था उसको कल्चर्ड कर दिया, एक पेट्री डिश में कल्चर्ड कर दिया। ओके, अब क्या किया हमने? एक टेलुराइट मीडियम इसमें ऐड किया। ओके, व्हाट वी ऐड इट इन दिस? वी ऐड द टेलुराइट मीडियम। टेलुराइट मीडियम हमने इसमें ऐड कर दिया। दिस इज अ थ्रोट स्वैब, थ्रोट स्वैब था, तो टेलुराइट मीडियम इसमें हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा? ये टेलुराइट मीडियम क्या करेगा? दिस विल डिस्ट्रॉय all other microorganism except your diphtheria. Okay, except your diphtheria. Okay, diphtheria के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
ये डिस्ट्रॉय कर देगा और हमें डिप्थेरिया का बहुत अच्छा कॉलोनी मिलेगा। क्लियर है सबको? तो दैट इज अ इंडिकेटर मीडिया। नेक्स्ट इज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सके। सो इट इंक्लूड्स ए कैरी ब्लेयर मीडियम, अमाइज मीडियम एंड ए स्क्वाट मीडियम। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया है। नेक्स्ट इज अ स्टोरेज मीडिया, वेन फॉर स्टोरिंग ऑफ बैक्टीरिया फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या जरूरत हो सकती है? तो अगर हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है तो खाना देना होगा बैक्टीरिया को ताकि वो जिंदा रह सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम एग सलाइन ऐड करते हैं, ओके, या चॉक कुक्ड मीट मेथड, ओके, चॉक कुक्ड विथ ब्रोथ ऐड करते हैं ताकि इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्लियर है? ओके, तो अब कुछ स्पेसिफिक मीडिया जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। लेविस्टिन जेनसन्स मीडियम is basically used for the tuberculosis bacilli। ओके, लेविस्टिन जेनसन्स मीडियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया के लिए यूज कर दिया जाता है। एंड इट कंटेन्स द एग, मेलासाइट ग्रीन एंड ग्लिसरॉल। क्या क्या कंटेंट है? एग, मेलासाइट ग्रीन एंड ग्लिसरॉल इस लेविस्टिन जेनसन्स मीडिया में ऐड होता है। नेक्स्ट म्यूलर हिंटन मीडिया। ओके, म्यूलर हिंटन मीडिया। ओके, इन दिस देयर इज अ डिस्क डिफ्यूजन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए फॉर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ओके, किसके लिए? एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ओके, एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी के लिए कौन सा अगार यूज किया जाता है? तो म्यूलर हिंटन अगार यूज किया जाता है। मैकोंकीज अगार मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। मैकोंकीज अगार टू आइडेंटिफाई द एंटेरोबैक्टीरी। मैकोंकीज अगार contains peptone, sodium chloride, bile salt, lactose and a neutral red। ओके, सो न्यूट्रल रेड से याद कर लेना ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जिसमें हम क्या करते थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम लेप्री को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता था। So it is a selective and indicator medium। Okay, मैकोंकीज अगार इज a सिलेक्टिव एंड इंडिकेटर मीडियम का दोनों का एग्जाम्पल है। तो सिलेक्टिव कैसे होगा? एज बाइल सॉल्ट डज नॉट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी, ओके, बट इनहिबिट द अदर मेनी बैक्टीरिया। तो एंटेरोबैक्टीरियसी आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैकोंकीज अगार यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट है और बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इस एंटेरोबैक्टीरियसी पेशी को बढ़ाएगा। ओके, इंडिकेटर कैसे है? फिर ये इंडिकेटर कैसे है? क्या इंडिकेट करता है? सो एज द कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया दैट फर्मेंट लैक्टोज टेक अ पिंक कलर। ओके, टेक पिंक कलर। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इंडिकेटर मीडियम में। ओके, सो बैक्टीरियल कॉलोनी दैट फर्मेंट लैक्टोज कौन सा कलर देती है? तो इट गिव्स यू अ पिंक कलर बिकॉज ऑफ एसिड प्रोडक्शन। ओके, एंड एसिड टर्न्स इनटू इंडिकेटर एज अ न्यूट्रल रेड टू पिंक कलर। ओके, सो पिंक कलर का याद रख लेना बस कि जो भी कॉलोनीज गिव्स द लैक्टोज, ओके, या फिर लैक्टोज फर्मेंटेशन करती है वो हमें पिंक कलर मीडियम में प्रोवाइड करती है। ये चीज बस याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज लैक्टोज फर्मेंटर। ओके, लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, ओके, विच इज अ कलरलेस कॉलोनी इंडिकेट दैट द लैक्टोज इज नॉट फर्मेंटेड। ओके, अगर ई कोलाई हमें मैकोंकीज अगार में देखना है तो कलरलेस कॉलोनी है जो कि फर्मेंटेड नहीं है। तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में कौन सी आती है? तो दैट इज योर साल्मोनेला, शिगेला एंड विब्रियो कोलरी। ओके, सो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में आती है। नेक्स्ट, ब्लड अगार। सो ब्लड अगार इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगार। 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड ब्लड, हम शिप का या घोड़े का ब्लड हम इसमें यूज करते हैं। एंड दिस ब्लड इज मेल्टेड एट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है ताकि ये थोड़ा सॉलिडिफाई बने।
Next, WWBS agar. Okay, so this Wilson blaze bismuth sulfide. Okay, this agar used for the Salmonella typhi. Important question exam की purpose से. Okay, WWBS, that is Wilson blaze bismuth sulfate, is used for identification of Salmonella typhi. TCBS agar. Okay, the thiosulfide citrate bile salt agar, which is used for the Vibrio cholerae. Okay, TCBS agar. Okay, TCBS agar used for Vibrio cholerae. Thiosulfide citrate bile salt agar. लोफलर सीरम स्लोप, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोफलर सीरम स्लोप कॉर्नी बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया. ओके, इन दिस कल्चर मीडिया द बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम. ओके, सो दिस इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल ओनली. ओके, so count remains same. Okay, not increase the count, क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं. okay, for example Pike's medium for the streptococcus for as a transport media. Buffered glycerol saline media, okay, which is used for the transportation of stool medium. Okay, transportation of stool medium, और stool sample हम basically हैंगिंग ड्रॉप मेथड से यूज करते हैं. ओके, सो बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडिया इज यूज फॉर द स्टूल मीडियम. ओके, या स्टूल सैंपल के लिए. दिस म्यूलियर हिल्टन अगार इज यूज फॉर द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया है. क्लियर है सभी को? कि अभी हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार की कल्चर मीडिया देखे, जिसमें एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक कुछ सेलेक्टिव रिक्वायरमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि वह बैक्टीरिया पर्टिकुलरली ग्रो हो सके. क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट? क्या होता है, इसको समझने के लिए बस समझना है, बिकॉज आगे जाके आपको यहां से क्वेश्चन बनेंगे. क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट और क्यों बन रहा है? बिकॉज दिस इज ए ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम नाउअडेज. ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए. एज ए नर्स हमारे लिए भी प्रॉब्लम है. व्हाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द एंटीबायोटिक. ओके, हम अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक हमारी शिफ्ट ड्यूटी के अंदर प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं. ओके, बट ड्यूरिंग दिस एंटीबायोटिक प्रिपरेशन वी गॉट सम एंटीबायोटिक ऑन अवर हैंड्स. ओके, एंटीबायोटिक एजेंट हमारी कुछ हाथों पे लग जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर आल्सो ऑन ए हाई रिस्क फॉर द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट. अब ये क्या होता है और कैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल जब आपको कोई स्नीजिंग की डिसऑर्डर हो गई, ओके, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आप क्या करते हो? तुरंत अजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ले लेते हो एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. तो इससे क्या हो जाता है कि आपको यूजुअली डोज होता है 3 टैबलेट्स का. ओके, यूजुअली डोज होता है 3 टैबलेट्स ओडी लेनी है. बट आप क्या करते हो? एक ही टैबलेट लेते हो और आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है. आप 2 टैबलेट नहीं लेते हो. अब इससे क्या होगा कि इन केस अगर आपने एक ही टैबलेट लिया तो आपकी जो कॉलोनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया था, ये जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया था वो कम हो गया. बट जो बचा हुआ है पूरा खत्म नहीं हुआ है. जो बचा हुआ है इनके अंदर अब एक एंटीजन के द्वारा, एक एंटीजन मान के चलो, इस एंटीबायोटिक को एंटीजन मान के चलो, और उस बैक्टीरिया ने क्या किया? जो एंटीबायोटिक आपने लिया था उसके अगेंस्ट या उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई किया. और जब इसने अलग तरीके से मॉडिफाई किया तो ये एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया बन गया जो कि रेजिस्टेंट है आपकी अभी इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन को. अब क्या होगा? फिर से अगर आपको दूसरी बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो आप क्या करोगे? फिर से एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट लोगे. आपके गले में खराश हो रही है तो फिर क्या होगा?
कि अभी आपने अगर एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन लिया तो इस बैक्टीरिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये पहले से रेजिस्टेंट हुआ था, क्योंकि आपने पहला एंटीबायोटिक डोज या कोर्स कंप्लीट नहीं किया था। ओके, एंड दिस बैक्टीरिया विल फॉर्म एंड रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अभी ये इस तरह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। ओके, और अभी आज के ईरा में क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक बन रहे हैं और इसका इनएप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। जैसे आपको एक 2-3 दिन अगर सर्दी खांसी हो गया, हम क्या करते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हमारी बॉडी की डिफेंस को एक्ट ही नहीं करने देते। ओके, एंटीबायोटिक लेते हैं बट पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करते ताकि ये बैक्टीरिया का जो सारा कॉलोनी है वो डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, सो अगर ये इस तरह से चलता गया तो ऑलमोस्ट पैन रेजिस्टेंट होने की संभावना है। ओके, पैन रेजिस्टेंट होने की संभावना है। ओके, व्हाट इज दिस पैन रेजिस्टेंस? मतलब कि जितने भी आज तक के एंटीबायोटिक बने हैं उन सारी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज पैन रेजिस्टेंस। पैन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो अभी तक दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक बने हैं, पेशेंट पर कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर इंफेक्शन है और एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते या इफेक्टिव नहीं है तो पेशेंट विल बी डाई बिकॉज ऑफ द सेप्सिस। इस एंटीबैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की वजह से जो सेप्सिस बनेगा उसकी वजह से पेशेंट डाई हो जाएगा। और प्रॉब्लम कहां था? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था कि सर्दी खांसी हुई थी, एंटीबैक्टीरियल एजेंट लिया, एंटीबायोटिक लिया, बट उसका पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट किया, इसकी वजह से पेशेंट कैन बी डाई। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल स्टेप। ओके, सो एंटीमाइक्रोबियल जब भी प्रोवाइड कर रहे हो, जब भी एडमिनिस्टर कर रहे हो, पूरा कोर्स देना है, पूरा कोर्स देना है ताकि यह बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट ना पैदा हो। ओके, तो यही चीज मैंने आपको यहां पे इमेज में समझाई है। ओके, कि जैसे इन केस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी सेम सेल एक्सप्रेस एंड एएमआर जीन। ओके, तो ये इसके पहले क्या था कि आपको सोर थ्रोट हुआ था, सोर थ्रोट हुआ था तो आपने एंटीबायोटिक लिया। ओके, आपने एंटीबायोटिक लिया इनएप्रोप्रिएट मात्रा में, इनएप्रोप्रिएट मात्रा में। ओके, इनएप्रोप्रिएट मात्रा में एंटीबायोटिक लिया जिसकी वजह से ये जो दो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट बन गए। ओके, और बाकी जो आपका नया इंफेक्शन था, दिस इज ए न्यू इन्फेक्शन, ये जो नया इन्फेक्शन था तो इन दो बैक्टीरिया ने, जब आपने एंटीबायोटिक लिया तो क्या हो गया, ये तो मर गए, ये तो मर गए, बट ये जो दो बैक्टीरिया थे इन्होंने आपका रेजिस्टेंट सेल बना दी। ओके, खुद के लिए रेजिस्टेंट सेल बना दी। और अगर फिर से इंफेक्शन होता है तो क्या हो जाएंगे, ये सारे जो है, ये सारे देख लिए अब सारे बन गए रेजिस्टेंट। ओके, और इन्होंने बना दिया अपने आप को, एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो गया, इनके अंदर जीन ट्रांसफर हो गया और ये एक नई कॉलोनी बनी जो कि कंप्लीटली रेजिस्टेंट थी, कंप्लीटली रेजिस्टेंट थी। ओके, तो अब आपको अब ये जो फोर्थ स्टेज में अगर आप एंटीबायोटिक दोगे पेशेंट को, कोई भी असर नहीं होने वाला है, कोई भी असर नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इज एन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे आपने। ओके, ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे आपने। कोई कॉमन नाम जो है आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो कॉमन नाम आपने सुना होगा। किसी ने MRSA सुना है? MRSA, व्हाट इज MRSA? MRSA that is methicillin resistant staphylococcus aureus, methicillin resistant staphylococcus aureus क्या है? यह एक मेथिसिलिन टाइप का जो एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। कौन सी बैक्टीरिया का? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का। अब अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का आपको इंफेक्शन हो गया तो आप मेथिसिलिन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, तो आपको हायर एंड ऑफ एंटीबायोटिक को जाना पड़ेगा, जैसे वैंकोमाइसिन या हम कह सकते हैं
वैंकोमाइसिन कह सकते हैं। ओके, वैंकोमाइसिन देना पड़ेगा। तो जो छोटे एंटीबायोटिक से या लो जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक से काम होना था, उसके लिए हमें एक्सटेंडेड जनरेशन वाला एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है। ओके, दूसरा ही ऐसा था VRE, दैट इज वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस। ओके, जब एंटेरोकोकस का इंफेक्शन हुआ था तो वैंकोमाइसिन चलता था, बट इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वैंकोमाइसिन, यहां पे बन गया वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस। और कौन सा है, और कौन सा है, तो हमारा और भी है। ओके, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और भी है। ओके, तो उनको सर्च कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट इज ए मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो मैंने बताया आपको कि कैसे रेजिस्टेंस बनता है। ओके, बट ये रेजिस्टेंस बनने के बाद जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या चीज होती है। ओके, तो मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया अभी आपको दिखा रहा है, दिस इज ए AMR बैक्टीरिया। ओके, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ओके, दिस इज ए AMR बैक्टीरिया, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अभी आप एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो अब क्या होगा, तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहां पे आपको, दिस इज ए एंटीबायोटिक। अब आपने एंटीबायोटिक दे दिया तो क्या होगा, सबसे पहले इस बैक्टीरिया ने जो नया जीन बनाया था, ये जीन क्या करेगा, इम्परमिएबिलिटी, दिस इज अ फर्स्ट एक्शन, इम्परमिएबिलिटी करेगा। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने आप को अंदर एक जीन प्रोवाइड किया, जीन डेवलप किया, ताकि ये एंटीबायोटिक इस कैप्सूल के द्वारा अंदर घुसेगा ही नहीं। सो फर्स्ट एक्शन विल बी इम्परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी। ओके, दूसरी एक्शन होगी मॉडिफिकेशन, दूसरी एक्शन होगी मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग टारगेट, ड्रग टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एंटीबायोटिक आपने देना था वह न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करना था, बट उसका जो टारगेट है वो टारगेट यहां पे जो एक्ट करना था, सॉरी फॉर एग्जांपल यहां पे एक्ट करना था, तो वह दूसरी टारगेट पर शिफ्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पता मेरे घर में भेजना था, तो मेरे साइड वाले के घर में अगर वो मेरा पोस्ट चला जाए तो टारगेट एक्शन होगा क्या, टारगेट एक्शन होगा क्या, क्योंकि मुझे इनविटेशन देना था किसी और को, मिल गया किसी और को, तो उसका प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसमें मॉडिफिकेशन होगा, टारगेट मॉडिफिकेशन होगा। थर्ड एक्शन क्या हो सकती है, तो थर्ड एक्शन कैन बी ए पंपिंग आउट, पंपिंग आउट। जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, इस एंटीबायोटिक की वॉमिटिंग कर देगा बैक्टीरिया। जब किसी की शादी में जाते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है, व्हाई, बिकॉज बहुत ज्यादा खा लिया। ओके, तो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, तो पंप आउट कर देगा, पंप आउट कर देगा, वॉमिट कर देगा एंटीबायोटिक को। देख लीजिए यहां पे, जैसे हमने एंटीबायोटिक तो दे दिया, अंदर भी चला गया सब। ओके, बट क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंट होने की वजह से यहां पे अंदर कुछ ऐसा जीन था, इसने क्या कर दिया, इस एंटीबैक्टीरिया को घर से अपने बाहर निकाल दिया। ओके, लात मारकर बाहर निकाल दिया इसको। ओके, क्या कर दिया, पंप आउट कर दिया। ओके, इंक्रीजिंग एक्टिव इफ्लक्स, इफ्लक्स ऑफ द ड्रग। ओके, बाहर की तरफ निकाल देना, ओके, आउट कर देना। ओके, नेक्स्ट एक्शन आती है आपकी, फोर्थ एक्शन है इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक दिया जो कि राइबोसोम्स पर एक्ट करना था, ओके, बट यह एंटीबायोटिक जब एडमिनिस्टर किया तो राइबोसोम पर अटैच तो हो गया, राइबोसोम पर अटैच तो हो गया, पर कुछ एक्शन ही नहीं किया। जैसे एक बम फूटने से बच गया। ओके, हमने एक दिवाली में जैसे पटाखे जलाते हैं, तो पटाखा तो जला तो दिया, ओके, उसकी वात भी जल गई, लेकिन पटाखा फूटा ही नहीं। ओके, पटाखा फूटा ही नहीं, तो दैट इज ए इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेट हो गया। ओके, एक्ट उसने किया ही नहीं, जो फूटना था वो फूटा ही नहीं। ओके, जो राइबोसोम पे एक्ट करना था वो किया ही नहीं। ओके, तो चार प्रकार की एक्टिविटी होती है, चार प्रकार की। पहला इम्परमिएबिलिटी, अंदर घुसेगा नहीं। दूसरा मॉडिफिकेशन, जहां पे एक पता भेजना था उस दूसरे के पते पे चला गया, तो मॉडिफिकेशन हो गया, एक्ट नहीं करेगा। तीसरा वॉमिटिंग कर देगा, वॉमिट कर देगा, इफ्लक्स कर देगा, बाहर निकाल देगा।
चौथा था इनएक्टिवेशन, जहां पे एक्ट करना था अंदर भी चला गया, टारगेट पे भी पहुंच गया, इफ्लक्स भी नहीं हुआ, बट एक्ट ही नहीं किया, फुस हो गया, ओके, फूटा ही नहीं, ओके। तो इसको 4 एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट की एक्टिविटी है, ओके। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। एग्जाम के लिए नहीं, बट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो सुपर बग्स, अभी ये एक, अगर आपने नेट पर सर्च कर लिया सुपर बग्स, ओके, सो नेट पर सर्च कर लेना सुपर बग क्या होता है। तो दिस आर द सुपर बग्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डेवलप्स ए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट। जैसे अभी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट आ रहा है, सो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज नाउअडेज इज कॉल्ड एज अ सुपर बग, ओके। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सुपर बग। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एक होता है इन्नेट रेजिस्टेंट, इन्नेट रेजिस्टेंस, ओके, इन्नेट रेजिस्टेंस दैट इज एक पेरेंट सेल ने ही खुद को बना लिया, ओके, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर जैसे बनता है, इन्नेट बनता है कि पेरेंट सेल मतलब हमारी बॉडी की सेल ने ही उसके लिए रेजिस्टेंट बना दिया। दूसरा है एक्वायर्ड, जो कि हमने एग्जांपल दिया था, सोर थ्रोट हो गया, इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ले लिया, दैट इज एक्वायर्ड, क्योंकि हमने बनाया है उसको, ओके। क्लियर है? तो दो टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, एक इन्नेट रेजिस्टेंट, दूसरा एक्वायर्ड रेजिस्टेंट। सो इन्नेट रेजिस्टेंट, दिस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, इंपॉर्टेंट है, डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल एरोबिक बैक्टीरिया आर, पहले से ही एरोबिक जो बैक्टीरिया है, दीज आर ऑलवेज रेजिस्टेंट टू द मेट्रोनिडाजोल। अगर एरोबिक है तो मेट्रोनिडाजोल देने से फायदा नहीं होगा। देयरफॉर द मेट्रोनिडाजोल एक्ट एज एन एक्ट ऑन द अनएरोबिक बैक्टीरिया। सो अनएरोबिक बैक्टीरिया, कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट फॉर द अमीनोग्लाइकोसाइड। तो अगर अनएरोबिक बैक्टीरिया कल्चर में मिला है तो हमें क्या देना है? मेट्रोनिडाजोल देना है, ताकि क्या होगा कि ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा, ओके। बट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड दे रहे हैं, बिकॉज दीज आर अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, वी हैव टू मॉनिटर द RFT एंड यूरिया क्रिएट लेवल ऑफ द पेशेंट। दिस इज डूइंग प्रोवाइडिंग अ ब्लैक और अ डार्क ब्राउन यूरिन कलर, ओके। क्या करता है ये अमीनोग्लाइकोसाइड? डार्क ब्राउन कलर की यूरिन प्रोवाइड करता है। क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक हमने कल्चर मीडिया देखा, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है, ओके, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कल्चर मीडिया क्या होते हैं, और कैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बनता है, ओके, इसके बारे में देखा, ओके। नाउ वी विल सी द एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ओके। सो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड बाय द बैक्टीरिया which is a sudden or acute onset condition, okay। तो जो मैंने एग्जांपल बताया था, the most common mechanism of acquired resistance is a mutation, mutation में क्या होता है? mutation मतलब क्या? splitting हो जाना। for example this is a normal gene of a person, okay, और normal bacteria का gene है ये, okay। so this is a normal protein present in a bacterium। अब आपने इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसका एक जो जीन था वो टूटकर अलग हो गया, और यहां पे एक एबनॉर्मल प्रकार का जीन बन गया, एबनॉर्मल जीन यहां पे अटैच्ड हो गया। इससे क्या होगा? अब एक नया बैक्टीरिया तैयार हो गया, जो कि बहुत रेजिस्टेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन प्रोसेस। MRSA जो मैंने आपको बताया, MRSA इज यूज बाय द स्प्रेड, कॉन्टैक्ट स्प्रेड से होता है MRSA, एंड ड्रग ऑफ चॉइस है वैंकोमाइसिन। इंपॉर्टेंट है, जो अभी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। MRSA में वैंकोमाइसिन, MRSA कैसे फैलता है? तो कॉन्टैक्ट स्प्रेडिंग होती है, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना है। VRSA वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो इसमें आपको ड्रग ऑफ चॉइस है लिनिजोलिड देना है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर बाय ए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ओके।
एंड दिस लिनिजोलिड इज ए फोटोसेंसिटिव ड्रग। तो जब भी पेशेंट को लिनिजोलिड दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फॉइल पेपर से उस लिनिजोलिड बैग को या फिर उस एंटीबायोटिक को कवर करते हैं। आईवी सेट को भी फॉइल पेपर से कवर करते हैं, ओके, ताकि फोटोसेंसिटिविटी ना हो। नेक्स्ट, पेनिसिलिन, इट्स एन एंटीबायोटिक बिकॉज इट हैज अ बीटा लैक्टम रिंग व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। Some bacteria like gram negative are resistant to penicillin, but because they secrete the beta lactamase enzyme, this resistance is developed by the mutation। जो mutation मैंने आपको बताया, antimicrobial sensitivity, ये important है। जब भी कोई पर्सन के अंदर इंफेक्शियस डिसीज आप पाते हो तो पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी है। देखिए, एंटीबायोटिक थेरेपी इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की एंटीबायोटिक थेरेपी होती है। एक होती है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी, प्रोफाइलैक्टिक, ओके। अब आप एक पेशेंट आया आपके पास कि फीवर है, सारे इन्फेक्शन के साइन पेशेंट में प्रेजेंट है, तो आपने क्या किया, एक प्रोफाइलैक्सिस दे दिया कि इस प्रकार का बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट हो सकता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए। बट प्रोफाइलैक्सिस देने से पहले आपको क्या करना है, कल्चर लेना है, ओके, पेशेंट का कल्चर लेना है और उस कल्चर को पहले लेबोरेटरी भेजना है सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करके सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा कि उस पेशेंट को हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो पहला एंटीबायोटिक दिया था आफ्टर द कल्चर, अगर वो प्रॉपर है तो उसको कंटिन्यू करेंगे या तो फिर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि 72 घंटे में कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट आ जाता है, ओके। तो 72 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, जो सेंसिटिव या जो जिसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छे है वही सेंसिटिव एंटीबायोटिक हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, म्यूटेशन भी नहीं बनेगा और वो बैक्टीरिया अच्छे से किल हो जाएगा, पेशेंट भी क्योर हो जाएगा। इट इज अ लेंदी प्रोसेस बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्लियर, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। तो दिस इज अ स्टडी परफॉर्म्ड इन द म्यूलर-हिल्टन अगार, बहुत बार रिपीटेड बताया है। क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट द वायरसेस। So what are viruses? So viruses can be a different shape or size. जैसे HIV वायरस, तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, आपको वायरस का एक फोटो दिया जाएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वायरस, कौन सा वायरस है, तो HIV वायरस इस तरह का है। हेपेटाइटिस बी वायरस जिसके ऊपर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। एबोला वायरस इस तरह का इबोला वायरस है। बैक्टीरियोफेजेस, ओके, एक जो मिसाइल है उस मिसाइल के तरह दिखता है, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज। हर्पीस वायरस, नेक्स्ट इज दिस इज अ टाइप ऑफ रोटा वायरस, ओके। एक पैपिलियोमा वायरस, ओके, पैपिलियोमा वायरस जो कि आपका एक फुटबॉल की तरह दिखता है। एडिनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। देन ए बुलेट लाइक वायरस, ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बुलेट शेप वायरस इज कॉल्ड एज रेबीज वायरस, होता है बुलेट शेप, ओके, बंदूक की गोली जैसा दिख रहा है तो बुलेट शेप वायरस है रेबीज वायरस। सो वायरसेस आर obligate intracellular microorganism, it means they need live cell for the activation and transferring of the genetic material। वायरसेस कभी भी अपना खाना कभी नहीं बनाते, ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वायरस को क्या चाहिए, हमेशा एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए ताकि वह उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सके और खुद की एक्शन हो सके। So it contain either a DNA or a RNA. This virus can be a DNA virus or a RNA virus, दोनों एक साथ में नहीं होता है। वायरियन किसको कहते हैं? So वायरियन, these are the injections particle और एक एक्स्ट्रा सेलुलर वायरल फॉर्म होता है वायरियन। This may be a complete inactive virus. Okay, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रेबीज वैक्सीन को बनाने के लिए वायरियन ही यूज करते हैं, उसी का वायरियन यूज करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी में पहले से
उसकी एंटीबॉडीज बन जाए, उस वायरस के लिए एंटीबॉडीज बन जाए। सो इट इज ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल। सो शेप ऑफ द वायरस ब्रिक शेप। ओके, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ओके, सो ब्रिक शेप पॉक्स वायरस जो कि लार्जेस्ट वायरस। ओके, सो लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है, ब्रिक शेप का है। नेक्स्ट बुलेट शेप वायरस रेबीज वायरस है। व्हील शेप, ओके, एक चक्के के जैसा दिखता है, दैट इज रोटा वायरस। ओके, रोटा वायरस व्हील शेप का है। ओके, नेक्स्ट स्पेस व्हीकल शेप। ओके, एक स्पेस के जैसा दिखता है, सो बैक्टीरियोफेजेस और अडिनो वायरस इज अ स्पेस व्हीकल शेप वायरस। फिलामेंटस शेप वायरस इट्स अ एबोला वायरस। ओके, फिलामेंट्स दिखते हैं। Intergrown. Okay, so intergrown, this is a viral growth inhibiting chemical messenger that is secreted by the virus infected cell, that is called as intergrown. क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, नाउ वी विल सी कुछ इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द वायरस और बैक्टीरिया। सो नंबर 1 is a VDRL test, that is a Venereal Disease Research Laboratory Test। ये तो या तो आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर किसके लिए किया जाता है। तो विनरल डिसीज जो कि आपका सिफाइलिस है। ओके, तो सिफाइलिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। ओके, इट इज ए स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। नेक्स्ट इज अ विडाल टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं हम। ओके, तो विडाल बेसिकली साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं। ओके, टाइफॉइड फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए विडाल टेस्ट क्या होती है, ओके, कैसे होती है देख लीजिए। ओके, तो विडाल टेस्ट में हम पहले क्या करते हैं कि सीरम ऑफ द पेशेंट की सीरम से पेशेंट की सीरम को साल्मोनेला एंटीजन के साथ, ओके, O और H एंटीजन के साथ हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर मिक्स करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर मिक्स करते हैं, जैसे कि 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 और 1:320 इस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर मिक्स करते हैं और अग्लूटिनेशन रिएक्शन यहां पे होती है। अग्लूटिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, ये एंटीजन उस पेशेंट की सीरम के अंदर जो साल्मोनेला टाइफी है उसको किल करने का प्रयास करेगा। ओके, सो अगर 1:160 पर अगर पॉजिटिव टेस्ट आती है तो वी कंसिडर एज ए विडाल पॉजिटिव। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट दिस विडाल टेस्ट इज बेस्ड ऑन अग्लूटिनेशन प्रिंसिपल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। सो पॉजिटिव टाइटर इज 1:160, एक्टिव इंफेक्शन है इसका पता चलता है। ओके, नेक्स्ट इज अ सिक टेस्ट। सो सिक टेस्ट इज डन फॉर द डिप्थीरिया। डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, स्कारलेट फीवर के लिए। ओके, टेस्ट के बारे में जरूर लिख लेना। ओके, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए। ओके, स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। नेक्स्ट इज अ मॉन्टॉक्स टेस्ट, बहुत फेवरेट है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। Susceptible test for the tuberculosis, not a confirmatory, this is a susceptible test है। ओके, 72 आवर्स के बाद, आफ्टर 72 आवर्स हम रीडिंग चेक करना है। आफ्टर 72 आवर्स, this test is based on the principle of type 4 hypersensitivity reaction, okay, or delayed reaction. Next, Paul-Binet test. Okay, Paul-Binet test is used for the screening of infectious mononucleosis, which is most commonly in adolescent and young adult में mononucleosis होता है, which is caused by Epstein-Barr virus। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। ओके, Epstein Barr वायरस के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, तो पाउल बिनेट टेस्ट। Epstein Barr वायरस किसकी वजह से होता है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस को हम Epstein Barr वायरस इन्फेक्शन या Epstein Barr वायरस हम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अ सेबिन-फ्रीडमान डाई टेस्ट। ओके, सेबिन-फ्रीडमान डाई टेस्ट इज डन फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए सेबिन-फ्रीडमान डाई टेस्ट करते हैं। ओके, विच इज कॉज्ड बाय टॉक्सोनेमा
टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी. ओके, वेल फ्लेक्स रिएक्शन इज डन फॉर द टाइफस फीवर. ओके, टाइफस फीवर के लिए वेल फ्लेक्स रिएक्शन होती है. Okay, next is a Kahan's reaction. Kahan's reaction is done for syphilis. Okay, and this is a tube flocculation test. Wassermann's phenomena. So Wassermann's phenomena done in case of syphilis, and this is based on complex complement fixation test. ये क्या होता है वो जब हम एंटीजन एंटीबॉडी देखेंगे तब सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है. नेक्स्ट इज Quelling reaction. So quelling reaction is done to detect the bacterial capsule. Okay, bacterial capsule को डिटेक्ट करने के लिए quelling reaction होती है. For example, Streptococcus pneumoniae. Naegler's reaction. So Naegler's reaction is done mainly in the Clostridium tetani because it secretes the lecithinase enzyme. So Naegler's reaction होती है. Okay, अब यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं. Okay, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट और इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट. इसको मैं इस तरह से याद रख लेता हूं. डायरेक्ट हम ब्लड बेबी का ले रहे हैं, डायरेक्ट हम बेबी का ब्लड ले रहे हैं, सो डायरेक्ट कुंभ टेस्ट. सो डायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज डिटेक्ट द RH, दिस इज नॉट RN, इट्स एन RH एंटीबॉडी इन द फीटस ब्लड. ओके, RH एंटीबॉडी इन द फीटस ब्लड, दैट इज ए फीटस ब्लड डायरेक्ट कुंभ टेस्ट. फीटस ब्लड डायरेक्ट कुंभ टेस्ट. इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट मदर का ब्लड लेते हैं, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट में मदर का ब्लड लेते हैं. सो इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट डिटेक्ट द RH एंटीबॉडी इन द मैटरनल सीरम. वेस्टर्न ब्लड टेस्ट. सो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन. नॉर्दर्न ब्लड. ओके, अब ये चारों साइड जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ओके, ये सारी टेस्ट आपको करनी है. वेस्टर्न ब्लड HIV इन्फेक्शन, नॉर्दर्न ब्लड RNA डिटेक्शन, साउदर्न ब्लड आपका DNA डिटेक्शन और ईस्टर्न ब्लड आपका डिटेक्ट द इपीटोप्स. इपीटोप्स ये भी मुझे नया पता चला है, फ्रैंकली बताता हूं. इपीटोप्स और पैराटोप्स क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता था. ओके, बट इसके बारे में जिक्र हुआ है. इपीटोप्स क्या है? सो इपीटोप्स इट्स अ पार्ट ऑफ एंटीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल to which an antibody attach itself. Okay, so for example ये एक एंटीजन है ब्लू कलर वाला और उस एंटीजन पर एक पार्ट होता है जो कि जाकर इस एंटीबॉडी पर चिपकने वाला है. ये पहले से फिक्स होता है कि एक एंटीजन कौन सी एरिया से कौन सी साइड से चिपकेगा एंटीबॉडी को. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इपीटोप, दैट इज ए इपीटोप. ऐसे ही एक एंटीबॉडी पर भी फिक्स होता है कि एक एंटीजन उसके ऊपर कहां पे एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा. तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैराटोप, दैट इज कॉल्ड एज अ पैराटोप. इपीटोप एंटीजन के ऊपर कौन सा एंटीजन का कौन सा एरिया एंटीबॉडी पर अटैच होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इपीटोप. ऐसे ही एंटीबॉडी के ऊपर भी एक एरिया होता है जहां पर एंटीजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पैराटोप. इपीटोप पैराटोप, इपीटोप पैराटोप, दोनों चीजें याद रख लेना. क्लियर है? क्लियर है? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके, तो यहां तक आज हमने देखा कल्चर मीडिया, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, ओके, कैसे ग्रो करना है, हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में हमने थोड़ा देखा है. ओके, क्लियर है? और अलग अलग प्रकार की टेस्ट हमने देखी. ओके, अगली क्लास में हम बाकी का देखेंगे. ओके, थैंक यू. Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.